अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाबिर है। एक यतीम बच्चा जिसके माँ बाप मर चुके हैं उसको मैं ट्रेंड करता हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से एक बहुत अच्छे मकाम तक पहुँचाता हूँ और उस मकाम तक पहुँचते ही सबसे पहले वो मेरी टांगे काटने की कोशिश करता है और चाहता है कि मैं तबाह बर्बाद हो जाऊँ। स्टोरी पूरी सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज से 3 साल पहले मुझे एक लड़के की ज़रूरत होती है। मैं पाकिस्तान में फेसबुक पे ऐड देता हूँ। एक लड़का होता है हमजा जो कि मुल्तान में बैठा होता है। वहाँ पे वो कभी दुकानों पे काम करता है जहाँ पे उस्ताद उसको कभी मुर्गा बनाते हैं कभी मारते हैं। दाल, पानी वाली दाल के अलावा कभी कुछ नहीं देते, कभी मुर्गी उन्होंने देखी भी नहीं होती दुकान पे। और फिर कुछ अरसा वो बच्चा फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे कुछ हज़ार रुपये वो ले रहा होता है। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी गुजर रही होती है। माँ बाप उसके फौत हो चुके होते हैं, चाचू मामू फुफो सब कुछ उसके होते हैं। वो मेरा ऐड देखता है, ऐड देखने के बाद मेरे से रब्ता करता है। मैं उसको अपने शहर में बुला लेता हूँ, मेरे पास आता है, मैं सारी बातें उसके साथ तय करता हूँ। उसको इतना ही काम आता होता है जितना मैं अपनी कंपनी में किसी भी बच्चे को 2 महीने के अंदर आराम से सिखा लेता हूँ, उतना काम उसको आता होता है। अच्छा, मैं उसके साथ सारी बातें, सैलरी, हर चीज़ तय करने के बाद उसको वापस भेज देता हूँ। वो अपने गांव जाता है, मैं उसको बोलता हूँ कि कुछ पैसे अगर मुझे दे दो क्योंकि मेरा तजुर्बा अच्छा नहीं है। अगर कुछ दिन के बाद मैं आपका वीज़ा मंगा लेता हूँ तो आप पैसे नहीं देते हो तो कल को आप नहीं जाते हो तो मेरा नुकसान हो जाएगा। उसको मैं बोलता हूँ कुछ पैसे दो, 50,000 दे दो, 10,000 दे दो, 5,000 कुछ भी दे दो। वो मुझे बोलता है कि मेरे पास बिल्कुल कोई पैसे नहीं है। मैंने सब अपने रिश्तेदारों से पूछ लिया, मेरी सिर्फ फुफ्फो ने मुझे बोला है कि अगर 2 महीने तक इंतज़ार करो तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दूंगी। खैर, उसका कोई भी दोस्त, कोई भी भाई, कोई भी फुफ्फा उसकी मदद नहीं करते। यहाँ तक कि जब वो मेरे पास आता है मेरे शहर में, तब भी उसके रिश्तेदार उसकी बोलते हैं कि नहीं जाओ। ऐसे भी भला कोई किसी आदमी को बाहर लेके जाता है तो किसी भी स्टेज में उसका कोई भी रिश्तेदार उसकी मदद नहीं करता। खैर, मैं सारी बातें तय करके आखिर में सोचता हूँ ठीक है मैं तुम्हारे पैसे देता हूँ क्योंकि यतीम बच्चा है, अगर मैं उसके लिए बेहतर करूँगा तो अल्लाह पाक आगे मेरे लिए भी कुछ ना कुछ बेहतरी के ही दरवाजे खोलेंगे। इस सोच के साथ मैं सारा उसका खर्चा करता हूँ, वीज़े का, टिकट का, हर चीज़ के पैसे उसको देता हूँ। उसको यहाँ पे बुला लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो पैसे वीज़े के होते हैं वो कटवाता है, महीने में आहिस्ता आहिस्ता कटवाता है, जो कि मेरी तरफ से कोई उसको पाबंदी नहीं होती। कटवाने के बाद 3 साल तक वो मेरे पास गुजारता है। अब 3 साल वो क्या करता है, 3 साल में मैं उसको फुली ट्रेंड करता हूँ। उसको गाड़ी चलाने सिखाता हूँ जो उसको बिल्कुल नहीं आती होती। गाड़ी चलाने के बाद 3 से 4 दफ़ा वो मेरा एक्सीडेंट करता है क्योंकि हर टाइम वो फ़ोन के ऊपर अपनी मंगेतर के साथ बातें और मैसेज करता रहता है, जिसकी वजह से 3 दफ़ा वो मेरी गाड़ी बहुत बुरी तरह मारता है और 8-8, 9-9 महीने तक मेरी गाड़ी के मसले मसाइल चलते रहते हैं। उसके मुखालफे आते हैं जो पेनल्टियाँ होती हैं, कभी बेल्ट ना बांधना, कभी इशारा काट देना। 8-8, 10-10 हज़ार रियाल के मुखालफे मैं जेब से देता हूँ। खाने की उसकी पोजीशन ये थी कि उसने दाल और सब्जी कभी भी नहीं थी खाई क्योंकि माँ बाप जल्दी फौत हो गए थे उसके। एक किस्म का लाडला था वो। मैं भी उसको माँ बाप की तरह पाल रहा था। उसको कभी भी मुर्गी और गोश्त के अलावा कुछ भी नहीं था खिलाया और बाहर से पिज़्ज़ा बर्गर खाने पे उसको बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं थी। सब कुछ वो मेरे हिसाब में खा सकता था किसी टाइम भी, बखुदा मैं सच कह रहा हूँ। और ये सब कुछ मैं उसको यही समझता था कि यतीम है तो इसको कोई कमी मेरी तरफ से महसूस ना हो। और हर मेरा कस्टमर भी यही समझता था, 3 साल उसको हो गए थे काम करते हुए, कि वो मेरा बेटा है। हर बंदा यहाँ पे उसको मेरा बेटा समझता था कि मिस जाबिर का बेटा है और ये हमारे पास अब काम करने के लिए आता है। इस सारे तरीके के साथ। और लड़का 3 साल में जब भी मैं कोई नया लड़का रखता था काम संभालने के लिए, वो उस लड़के को टिकने नहीं था देता, उसके साथ जुल्म करता था, गालियां निकालता था, ज्यादतियां करता था। मुझे यही साबित करता था कि ये लड़के गलत है, इनको लाजमी दबा के रखना पड़ता है, खींच के रखना पड़ता है। इस तरीके से कोई भी लड़का ऐसा नहीं था तैयार होने देता जो उसकी जगह ले ले। लेकिन ये बात मुझे बाद में पता लगी। 3 साल तक मैं उस पर पूरा एतबार ही करता रहा क्योंकि मेरे बाकी कारोबार होते थे, मैं उनकी तरफ ध्यान देता था। तो इसको मैं 3,000 रियाल सैलरी दे रहा था, प्लस इसको हर चीज दुनिया की दे रहा था, कफील के मामलात सब कुछ। 7-8 हज़ार रियाल तक हर महीने मुझे इसके ऊपर खर्चा करना पड़ता था। खैर, सब कुछ मैं खुशी से कर रहा था क्योंकि कंपनी में, जैसे कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय अगर अच्छा काम करता है तो इसका क्या मतलब है वो कंपनी की पूरी उसको दे दी जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो एक बेहतर तरीके से काम कर रहा था जो कि मुझे नजर आ रहा था। हकीकत में मुझे अब पता लगा कि 3 साल के बाद वो क्या कर रहा है। खैर, इसी तरह हम लोग चलते रहते हैं। चलते चलते मैं अपने मुल्क में जाता हूँ, पाकिस्तान जाता हूँ, वहाँ से वापस आता हूँ, महसूस करता हूँ कि मेरा काम पहले की निस्बत ठीक नहीं है। कोई ना कोई इंसान है जो मेरे एतबार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। खैर, मैं कुछ सोचता हूँ बैठ के। सोचने के बाद मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, मैं उस हमजा को बुलाता हूँ। मैं बोलता हूँ हमजा, हिसाब जो है ना वो आज से तो मुझे दे दो, हिसाब मैं खुद किया करूँगा। जितने भी लड़के रात को आए उन सबको बोलो कि हिसाब मुझे आके दिया करें।
जैसे मैं ये बात बोलता हूँ, हमजा वहाँ से जाता है, ठीक 2 घंटे के बाद वो हमारी कंपनी के लड़के को बोलता है कि मैंने आपका यहाँ पे काम नहीं करना। खैर वो वापस आता है, 2 दिन के बाद मुझे बोलता है कि मैंने यहाँ से जाना है, मैंने काम नहीं करना। मैं उसको बोलता हूँ हमजा तुम्हें मेरे कानून का पता है कि अगर मुझे कोई आदमी आके बोले कि मैंने काम नहीं करना तो मैं उसको नहीं रोकता, लेकिन अगर कोई भी कंपनी का आदमी मेरे से आके बात करे तो मैं उसका 99% हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि उसका मसला या उसकी ख्वाहिश है जो भी मसला है वो हल किया जाए। तो आप फिर सोच लो, मैं सब लड़कों को इकट्ठा करने के बाद उनको बोलता हूं कि ये हमजा बोल रहा है कि मैंने यहाँ पे नहीं रुकना। मैं उसको बोलता हूं बहुत से मामलात बाकी हैं, बहुत से कस्टमर ने पैसे देने हैं, साल हो गया तुमने लोगों से पैसे नहीं इकट्ठे किए। मैं जब कस्टमरों को फ़ोन करता हूं वो बोलते हैं हम पैसे दे चुके हैं। या गाड़ियों के मामलात है, गाड़ी ख़राब है, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ तुम्हें कम से कम 1 महीना मुझे दो, ये सारे मामलात की तरतीब लग जाए फिर तुम आसानी से चले जाना ताकि हमें मुश्किल ना हो। लेकिन वो बोलता है कि मैं बिल्कुल टाइम देने के लिए नहीं हूँ तैयार। मैं सब लड़कों को इकट्ठा करके बोलता हूँ कि हमजा ये कह रहा है मुझे ये बिल्कुल 1 महीना देने के लिए नहीं है तैयार। खैर मैं अभी भी उसके साथ अच्छा रवैया रखता हूं। मैं उसको बोलता हूं कि तुम अपने हाथों से टिकट ले आओ, जब तुम अपने हाथों से टिकट ले आओगे इसका मतलब है तुमने अच्छी तरह सोच लिया जानने का, तो उस टाइम मैं तुम्हारा एग्जिट लगा दूंगा, उससे पहले तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। खैर वो 4 दिन के बाद अपना टिकट ले आता है, जब टिकट ले आता है कंफर्म हो जाता है कि उसने अब यहाँ पे नहीं रहना तो उसका मैं एग्जिट लगा देता हूँ, वो यहाँ से चला जाता है। जाने के बाद जब वो पाकिस्तान पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्योंकि मेरी तरफ से सब लड़कों को ये है कि मेरी कंपनी में कोई भी लड़का अगर काम करता है मैं उसको बोलता हूँ कि जब भी तुम्हारे को मेहमान दुबई से पाकिस्तान से इधर उधर से आए तो मेरी बड़ी गाड़ियाँ फॉर्च्यूनर और बाकी गाड़ियाँ बड़ी लेके जाया करो, जाके उनको घुमाया फिराया करो, ज़ियारतें कराओ, खाना खिलाओ, कुछ भी करो ताकि वो जब गाँव में वापस जाएँ तो वो जाके पूरे गाँव में तुम्हारी तारीफ कर रहे हो कि तुम यहाँ पे एक बहुत अच्छी पोस्ट पे लगे हुए। और मैं खुद भी अपने लड़कों को फिर उन मेहमानों के सामने बहुत इज्जत देता हूँ। इस रवैये के साथ हमजा को भी मैंने रखा हुआ था और उसका पूरा खानदान अब ये मानता था कि हमजा बहुत अच्छे लोगों के पास है, बहुत बेहतर जगह पे वो काम कर रहा है। और इसी तरह पिछले आज से ठीक 2 महीने पहले उसका निकाह होता है, तकरीबन 2-3 महीने पहले वो हरम के अंदर बैठ के मुझे फ़ोन करता है और मुझे बोलता है कि जाबिर भाई खुदा के बाद अगर मैं किसी का एहसान मंद हूँ तो वो आप शख्स हो। ये बात वो मुझे आज से 2-3 महीने पहले फ़ोन करके बोलता है, बखुदा उसके यही अल्फाज होते हैं। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के साथ वो अब यहाँ से चला जाता है। जाने के बाद वो अपने चाचू मामू सबको बताता है कि भाई मैं वहाँ से इसलिए आया हूँ क्योंकि जाबिर के पास मेरे पैसे हैं, वो मेरे पैसे नहीं दे रहा। खैर मैंने यहाँ पे भी लड़कों के सामने उसको बोला था कि तुम्हारे जो भी मामलात है मेरे साथ तय करो, मुझे नहीं पता 3 साल से हिसाब तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं था। सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर करो, तय करो, जो भी मेरा हिसाब बनता है मेरे से लो। इसी तरह पाकिस्तान में जब उसके रिश्तेदार मुझे फ़ोन करते हैं मैं उनको भी यही बोलता हूँ आप जब मर्जी है मेरे पास आ जाओ, हिसाब करो, अपने पैसे लो अगर बनते हैं तो। फिर वो यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे आने के बाद भी मैंने ये पैगाम भेजा कि जो भी पैसे आप समझ दो बनते हैं मेरे साथ हिसाब कर लो और लो। लेकिन क्योंकि उसका मकसद हिसाब करना नहीं था, वो जब पाकिस्तान में गया है तो क्या होता है, यहाँ पे एक आदमी लड़का मौजूद है जो बहुत अरसे से यहाँ पे मुझे देख रहा है, उन्हें पता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम मेरा है, सबसे ज़्यादा कस्टमर मेरा है। और हमजा वो लड़का है जो पिछले 3 साल से मेरे साथ काम कर रहा है और मेरा तमाम कस्टमर ये समझता है कि हमजा मेरा बेटा है और हमजा का ही अब मेरे पूरे काम पे कंट्रोल हो गया, क्योंकि 3 साल से मैं तो काम कर नहीं रहा, ना मेरा कोई और लड़का काम कर रहा है। हमजा पे ही एतबार करके मैंने सब काम उसी की जिम्मेदारी पे छोड़ा हुआ था और कभी हिसाब नहीं लिया। तो वो जो लड़का यहाँ पे मौजूद होता है वो इस हमजा के साथ फ़ोन करता है, उनसे बात तय करता है और हमजा को पाकिस्तान से बुला लेता है। बुलाने के बाद 50-50 पे आपस में दोनों अब काम शुरू कर दिया है। और पिछले तकरीबन 20 दिन से हमजा यहाँ पे मक्का में आ गया। आने के बाद उसने क्या किया, मेरा जितना भी कस्टमर था वो सब नंबर उसके पास मौजूद थे। उन कस्टमर्स को अब आते ही उसने फ़ोन किया है और फ़ोन करके वो बोल रहा है कि मैं हमजा मैं आ गया हूँ, तो अब मेरा वो पुराना नंबर नहीं है, अब मेरा ये नया नंबर है, इस पे आप लोग मेरे से रब्ता करें। तो बहुत से कस्टमर उससे काम करा रहे हैं, कोई लोग काम नहीं करा रहे। यानी हमजा यहाँ पे आने के बाद पूरी मेरी टांगे काटना चाह रहे हैं और ये चाह रहा है कि मैं किसी भी तरह तबाह बर्बाद हो जाऊँ, यहाँ से चला जाऊँ। ये वो यतीम बच्चा है जिसको मैंने कहाँ से पकड़ा था और मेरे ख्याल में मैं इंसाफ की बुनियाद पे पूरी स्टोरी ये सही आपको बताई है। एक लफ्ज़ की भी मैंने हेरा फेरी करने की कोशिश नहीं की। बखुदा गलती से कुछ होगी तो वो अलग चीज़ है। तो ये वो यतीम लड़का है जिसके साथ मैंने क्या किया और वो इस टाइम पे क्या करने लगा हुआ, लेकिन ये वो ऐसा सोच रहा है कि वो मुझे तबाह बर्बाद कर लेगा। अच्छा, यहाँ भी अब आप लोगों के लिए नसीहतें क्या, आप लोगों के लिए नसीहतें ये हैं कि अपने बच्चों को हमेशा ट्रेंड किया करें, उनके अंदर से जहालत निकाले,
उनके ज़हन से ये निकालें कि ये जो चीज़ें और लोगों के साथ फ्रॉड करने से आप लोग तरक्की कर जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक काबिल इंसान हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप तरक्की कर सकते हैं। उस हमजा ने इतना ट्रेंड होने के बावजूद भी यहाँ पे आके मेरी जड़ें काटना ही बेहतर समझा, हालांकि पूरी दुनिया पड़ी हुई है, कहीं पे भी जाके वो काम कर सकता है। तो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से ट्रेन किया करें, और कभी भी किसी आदमी पे नेकी करते हैं, ट्रेन करते हैं, कुछ भी करते हैं, सिर्फ उतनी ही करें जितनी आप अल्लाह पाक की खातिर कर सकते हैं। किसी बंदे से तवक्को ना रखा करें कि वो आपको उसका बदला देगा या आपका कोई ख्याल करेगा या आपके बच्चों का रिस्क जो है वो नहीं काटेगा। हमारा माशरा इस टाइम आपके बच्चों के रिस्क के उससे कोई परवाह नहीं है। उसे अपने थोड़े बहुत सेट होने की और अपनी जो ज़हनी गंदगी है उसको पूरा करने की उसको सिर्फ उसका ख्याल है। और ये जो कोई बड़े लोग होते हैं तो आप लोग उनसे हमेशा शिकवे शिकायतें करते हैं कि वैसे करते हैं वैसे करते हैं। ज़हन में रखा करें, जो आदमी एक अच्छी जगह तक पहुंच चुका होता है उसका बहुत सारे हमजा जैसे लोगों के साथ वास्ता पड़ा होता है। जिंदगी में उन्होंने बहुत सी ठोकरें खाई होती हैं, इसलिए वो आपके साथ सही रवैया नहीं इख्तियार कर रहे होते। तो ये वो लोग होते हैं, तजुर्बे होते हैं इंसानों के, जिसकी बुनियाद के ऊपर इंसान अपनी एक राय कायम करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।